हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ हाइड्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहा है सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इससे हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। एक टॉपिक हो गया आपका हाइड्रोग्राफ और दूसरा इनफिल्ट्रेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलॉजी में, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई है तो ये हो ही नहीं सकता कि अगर हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है तो इनमें से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका हाइड्रोग्राफ होता क्या है। सो इट इज़ अ प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। सो प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, डिस्चार्ज आपका वाई एक्सिस में रहेगा, टाइम आपका एक्स एक्सिस में रहेगा। सो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम तो है, लेकिन ये कहाँ पर का है, कैचमेंट में है, पूरे कैचमेंट में है, कैसे है। सो वो हम देखते हैं। सपोज ये कैचमेंट है। सो डिस्चार्ज ये हो सकता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोग्राफ से कि यहाँ पर डिस्चार्ज अलग है, यहाँ पर डिस्चार्ज अलग है, यहाँ पर ये सब अलग है। सो ये इन चारों पॉइंट्स का ग्राफ नहीं है, जो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। किसी एक पॉइंट में, सपोज इसी पॉइंट में ले लें, सपोज इस पॉइंट का हम हाइड्रोग्राफ बनाए तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बनाएंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बनाए सो या तो हाइड्रोग्राफ ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होता है करके। सो बाय डिफॉल्ट सपोज हम ये लिए तो ये आपका कुछ हाइड्रोग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका कुछ हाइड्रोग्राफ हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं, ये ध्यान रखना, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जीरो से जब भी स्टार्ट नहीं होगा, ये पॉइंट ओ है, ये यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगी। तो जब भी ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो इसको हम बोलते हैं टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इसको और भी बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ और स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। ठीक है, जब भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा तो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये हम पढ़े हैं। टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या होता है, लास्ट टॉपिक में जो रन ऑफ कवर हुआ था, ऑल्दो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसमें कुछ सब टॉपिक्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, वो इम्पोर्टेंट थे। तो ये क्या था आपका, सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो प्लस आपका प्रॉम्प्ट फ्लो। प्रॉम्प्ट फ्लो बोल सकते हैं लेटरल फ्लो या सीपेज, जो कि आपका सॉइल के नीचे से फ्लो हो रहा था। सपोज ये आपका सॉइल है तो सरफेस फ्लो ऊपर हो गया, प्रॉम्प्ट फ्लो आपका सरफेस के नीचे हो गया। फिर जो थर्ड था वो आपका था बेस फ्लो। ध्यान रखना, बेस फ्लो डिलेड फ्लो था, वो लेट ज्वाइन होता था। और डिलेड फ्लो किस में मर्ज हो जाता था, वो आपका ग्राउंड वाटर में मर्ज हो जाता था। तो ग्राउंड वाटर से जो पानी फ्लो होता था उसको हम बेस फ्लो बोलते थे। तो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आपका ये रहता था। ठीक है, इसमें क्योंकि बेस फ्लो हम इंक्लूड है तो इसीलिए ये आपका ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो हमें बेस फ्लो हटाना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि बेस फ्लो है इसलिए ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इसकी क्या क्या और क्या क्या इसके अंदर सब पॉइंट्स है या सब टॉपिक्स है वो देखते हैं। सो जो ओ ए है, ओ ए उसको हम बोलते हैं अप्रोच सेगमेंट। जो आपका ए बी है ये आपका राइजिंग लिम। ठीक है, जो आपका ये आपका हो गया प्रेसिपिटेशन, जो पानी गिर रहा है ये आपका प्रेसिपिटेशन हुआ। और जो ये लाइन, ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो इतने ड्यूरेशन का आपका रेनफॉल हो रहा है। सपोज ये टी आर में है, सपोज ये टी आर में है और ये 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 4 आर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, 4 आर रेनफॉल, 4 आर रेनफॉल। तो जो स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है या टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या फ्लड हाइड्रोग्राफ जो बोलना चाहो, तो जो ये टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आपका 4 आर रेनफॉल में। ये आपका इनपुट हुआ, कैचमेंट आपका सिस्टम हुआ, और जो हाइड्रोग्राफ हुआ ये आपका आउटपुट हुआ। तो 4 आर रेनफॉल के रेस्पेक्ट में आपका हाइड्रोग्राफ मिला। तो आपका जो ज़रूरी नहीं, अब ये ए पॉइंट है तो यहाँ से हम रेनफॉल रेनफॉल के रेस्पेक्ट में आपका डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ। ऑल्दो यहाँ ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, आपका बेस फ्लो है। तो अगर ये रेनफॉल नहीं भी होता तो भी आपका एग्जिस्ट करता। तो जो पॉइंट ए है वहाँ से आपका राइजिंग लिम स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज बढ़ रहा है। डिस्चार्ज किसके कारण बढ़ रहा है, वो प्रेसिपिटेशन के कारण बढ़ रहा है। इसलिए जो ए बी है उसको हम बोलेंगे राइजिंग लिम, ये आपका राइजिंग लिम। फिर एक शुरू में तो बहुत बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब जो उसका रेट ऑफ इंक्रीज होगा,
वो आपका स्लो हो जाएगा। यहाँ पर तो स्लोप बहुत हाई है, यहाँ पर थोड़ा एवरेज हो गया, उससे थोड़ा कम हो गया। तो ये जो बी सी डी सेक्शन है इसको हम, या बी डी सेक्शन है इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट सेगमेंट। ऊपर टॉप पार्ट हो गया, ये क्रेस्ट सेगमेंट हो गया। और जो डी है एक पॉइंट हो जाएगा जब पानी बंद हो गया है, पानी तो रेनफॉल तो यहीं पर बंद हो गया है, उसके बाद भी पानी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों बढ़ रहा है ये हम देखते हैं। सपोज एक कैचमेंट है, ये आपका पानी गिर रहा है, 2 घंटे बाद पानी बंद हो गया, ठीक है, तो यूनिफॉर्म पूरे कैचमेंट में गिरा। तो ये वाले पॉइंट का पानी यहाँ पर कितने देर में आ रहा है, 30 मिनट में आ रहा है। ये वाला कितने देर में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है। ये वाला 2 घंटे में, ये आपका 3 घंटे में, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 2 घंटे में पानी बंद तो हो गया, लेकिन ये वाला पॉइंट का 2 घंटे में आ रहा है, तो उसके बाद भी ये वाला पॉइंट तो इधर आएगा ना। तो जो पीक है वो हमेशा, ये ध्यान रखना, पीक क्या है, हमेशा जब रेनफॉल बंद हो जाता है, पानी गिरना बंद हो जाता है, तब आपका डिस्चार्ज, ये आपका पीक रहता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रेन की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म रेन क्या हुआ, जो भी आपका ड्यूरेशन है उसमें ये जो ये इंटेंसिटी है ये आपका यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का रेनफॉल हो रहा है। तो उसके रेस्पेक्ट में आपका जो पीक है हमेशा आपको लेट मिलेगा, ठीक है। कितना लेट मिलेगा उसको हम बोलते हैं लैग टाइम। अब लैग टाइम कहाँ से कहाँ तक हो गया, जो भी प्रेसिपिटेशन है, सपोज ये 4 घंटा हुआ, तो इसका मिडिल पॉइंट 2 आवर्स, सेंट्रॉइड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, या सेंटर ऑफ प्रेसिपिटेशन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेसिपिटेशन टू पीक, उसको हम बोलेंगे ये आपका लैग टाइम, ठीक है। तो हमेशा ये प्रेसिपिटेशन के बाद ही मिलेगा। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन पी बाई, अगर ये डी, सपोज ये 4 है, इसको हम डी लेते हैं, डी हमेशा ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल होता है, तो ये हमेशा लैग टाइम d/2 से बड़ा होगा। सो जो टीपी है, जो आपका टीपी है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन d/2, क्योंकि d/2 के बाद ही मिलेगा। तो ये आपका टीपी आपका लैग टाइम हो गया। अब बेस टाइम क्या होता है, बेस टाइम आपका जो आपका ए पॉइंट है और ई पॉइंट है, ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं, पहले ए और ई देख लेते हैं। अब डी क्या हुआ, जो डी है वो आपका रिसेशन लिम्ब हो गया, मतलब यहाँ पर से अब पानी हायर स्लोप में अब गिरने लगा, यहाँ तो हाई स्लोप में बढ़ने लगा, यहाँ पर एवरेज स्लोप था, लेकिन अब एकदम तेजी से पानी गिरने लगा, तो उसको हम या तो रिसेशन लिम्ब बोलते हैं या तो फॉलिंग लिम्ब बोलते हैं। तो ओ ए आपका अप्रोच सेगमेंट हो गया, ठीक है, वो पानी गिरे या ना गिरे वो बेस फ्लो के कारण हमेशा रहेगा। फिर ए बी आपका राइजिंग लिम्ब हो गया, बी से डी आपका क्रेस्ट सेगमेंट हो गया, डी से पानी गिरना स्टार्ट होगा तो ये आपका रिसेशन लिम्ब हुआ, या तो हम बोलेंगे फॉलिंग लिम्ब, ठीक है। अब पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो ए पॉइंट है ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ राइज, यहीं से पानी स्टार्ट हो रहा है बढ़ना, ठीक है, ये तो पहले से ही रहता है, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो पॉइंट ऑफ राइज या बिगनिंग ऑफ रन ऑफ। अब जो बी और डी है ये अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर स्लोप सडनली चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्लोप बहुत हाई है, यहाँ पर थोड़ा एवरेज हो गया, यहाँ पर भी थोड़ा एवरेज है, और यहाँ पर एकदम हाई स्लोप हो गया, ये हाई पॉजिटिव स्लोप है या हाई नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो बी और डी आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। सी जो है वो पीक पॉइंट हो गया, सबसे ज़्यादा आपका डिस्चार्ज इस पॉइंट पे था, तो ये आपका पीक पॉइंट हुआ। जो पॉइंट डी है ये आपका पॉइंट डी है, ये हो गया एंड ऑफ ओवरलैंड फ्लो, एंड ऑफ ओवरलैंड फ्लो। हम जैसे देखे थे कि आपका जो टोटल रन ऑफ है उसमें क्या क्या रहता है, सरफेस फ्लो, आपका सब सरफेस फ्लो, सब सरफेस में आता है आपका लेटरल फ्लो या प्रॉम्प्ट फ्लो, और एक बेस फ्लो। तो जो सरफेस फ्लो रहता है क्योंकि सॉइल के ऊपर हो रहा है तो उसको हम ओवरलैंड फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट डी है वो एंड ऑफ ओवरलैंड फ्लो होगा, एंड ऑफ ओवरलैंड फ्लो हुआ, मतलब इसके आगे जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो किसके कारण होगा, वो आपका होगा ड्यू टू ड्यू टू आपका प्रॉम्प्ट फ्लो। और बेस फ्लो आपका तो है ही, ई के बाद आपका बेस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ए से पहले भी बेस फ्लो था, ई के बाद भी आपका बेस फ्लो था, और जो डी टू ई है ये आपका ड्यू टू प्रॉम्प्ट फ्लो या इंटर फ्लो के कारण है। अब पॉइंट ई है एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। अब हमने टोटल रन ऑफ तो देख लिया, टोटल रन ऑफ क्या होता है, टोटल रन ऑफ आपका, सपोज ये टोटल रन ऑफ देखते हैं, टोटल रन ऑफ हो गया आपका सरफेस फ्लो और सरफेस फ्लो, और होता है आपका प्रॉम्प्ट फ्लो, और आपका होता है बेस फ्लो। अब ये टोटल रन ऑफ हो गया, लेकिन आपका डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ
ये होता है आपका सरफेस फ्लो तो होगा ही, सरफेस फ्लो प्लस प्रॉम्प्ट फ्लो। एक रहता है चैनल प्रेसिपिटेशन में, तो वो इतना हाई क्वांटिटी में नहीं रहता, नेग्लिजिबल रहता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब डायरेक्ट रन ऑफ में आपका बेस फ्लो इंक्लूड नहीं रहता, तो डायरेक्ट रन ऑफ में क्या होगा, सरफेस फ्लो और प्लॉम फ्लो, उसमें बेस फ्लो नहीं रहेगा। तो हम वापस अगर उसमें देखें तो इसमें जो पॉइंट ई है यहाँ से बेस फ्लो स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ बेस फ्लो है, सिर्फ बेस फ्लो है। तो डायरेक्ट रन ऑफ में तो बेस फ्लो रहता ही नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका ओ ए बी जो इतने भी सेगमेंट्स है, पॉइंट्स है, उसको हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोग्राफ। जो हाइड्रोग्राफ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो बेसिकली वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कैचमेंट फैक्टर्स और आपका स्टॉर्म फैक्टर्स। ठीक है, कैचमेंट में आपके साइज ऑफ कैचमेंट कितना बड़ा कैचमेंट है, फिर शेप कैसा है उसका, स्लोप कैसा है, ड्रेनेज डेंसिटी कैसा है, तो इसके अभी आगे देखेंगे। फिर स्टॉर्म में आ जाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ड्यूरेशन, डायरेक्शन। अब जो कैचमेंट फैक्टर स्टॉर्म फैक्टर किस पे डिपेंड, इसके कारण क्या अफेक्ट आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर नोट में अलग से लिखा गया है स्टॉर्म फैक्टर इन्फ्लुएंस। स्टॉर्म फैक्टर किसको किसको इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब जो पानी है, रेनफॉल हुआ है, वो किसको किसको इन्फ्लुएंस करेगा, एक तो राइजिंग लिम्ब को करेगा, क्रेस्ट सेगमेंट को करेगा। मतलब ये आपका राइजिंग लिम्ब हो गया, ये क्रेस्ट सेगमेंट हो गया, इन दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा। डी के बाद वाला जो रिसेशन लिम्ब है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो डी क्या बोलता है, एंड ऑफ ओवरलैंड फ्लो, ये ओवरलैंड फ्लो यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके आगे कौन सा फ्लो हो रहा है, इंटर फ्लो, प्रॉम्प्ट फ्लो हो रहा है और बेस फ्लो हो रहा है। तो जो स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ आपका राइजिंग लिम्ब और क्रेस्ट लिम्ब में अफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डी के बाद प्रॉम्प्ट फ्लो हो रहा है। प्रॉम्प्ट फ्लो लेकिन किस में होगा, प्रॉम्प्ट फ्लो तो आपका सॉइल के नीचे होता है ना, सॉइल के ऊपर तो होगा नहीं, सॉइल के नीचे आ गया, सॉइल के अंदर हो रहा है, मतलब वो किसका प्रॉपर्टी हो गया, वो आपका कैचमेंट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो वो आपका रिसेशन लिम्ब किस में आ जाएगा, वो आपका कैचमेंट फैक्टर में आ गया। ठीक है, तो कैचमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस आपका रिसेशन लिम्ब, राइजिंग लिम्ब और क्रेस्ट सेगमेंट, ये तीनों का अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, जो आपका रिसेशन लिम्ब है या फॉलिंग लिम्ब है वो आपका स्टॉर्म फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो सिर्फ आपका कैचमेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैचमेंट फैक्टर्स। आपका सपोज आपका ये हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, ये अगेन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कौन सा हाइड्रोग्राफ होगा, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, SHG भी बोलते हैं स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, या तो उसको फ्लड हाइड्रोग्राफ भी बोलेंगे, या उसको और क्या बोलते हैं, एक हो गया आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ, एक स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, या तो टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो इन तीनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो इसमें हमने दो हाइड्रोग्राफ बनाए हैं, एक तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट है उसमें पीक ज़्यादा है, मतलब डिस्चार्ज ज़्यादा है, डिस्चार्ज ज़्यादा है, और बेस टाइम जो है वो आपका कम है। जो आपका बेस टाइम है वो आपका कम है, दूसरे में बेस टाइम आपका ज़्यादा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई एथलीट है, वो लंबा रेस में पार्टिसिपेट किया है, तो आप देखे होंगे कि कभी भी वो एकदम फुल पोटेंशियल से नहीं भागता। क्यों, उसको मालूम है कि हमें बहुत दूर तक जाना है या लंबा जाना है। ठीक है, तो जब भी हमें लंबा जाना रहता है तो हमें अपना स्टेमिना बचा के रखना पड़ता है, तो हम अपना बेस्ट ना दे के, सॉरी, एकदम हाई स्पीड में ना जाके हम एवरेज स्पीड में जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो एवरेज रहेगा। अब एवरेज से आप ये मत सोचना कि इसका एवरेज ले लेंगे, मतलब इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा। और किसी को थोड़े देर के ही भागना है, 5 या 10 मिनट के लिए भागना है, तो वो अपना एनर्जी बचा के, कुछ तो करना नहीं है 10 मिनट बाद, तो अपना पूरा एनर्जी दे देगा, तो इसमें डिस्चार्ज आपका हाई रहेगा। तो कम टाइम आपको एनर्जी सेव करके कोई मतलब नहीं है, रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ, तो आपको डिस्चार्ज अपना फुल आ जाएगा। तो अगर आपका टाइम कम है उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा, अगर टाइम ज़्यादा है तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा। आप इसको कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस किस में आपका कैचमेंट 1 और 2 किस किस में रहता है। कैचमेंट फैक्टर पहला हो गया साइज, स्मॉल कैचमेंट है और एक बड़ा कैचमेंट है। सपोज एक स्मॉल कैचमेंट है और एक बिगर कैचमेंट है। तो स्मॉल कैचमेंट में है वो जितना पूरा अगर रेन हुआ तो वो क्या करेगा, वो तुरंत यहाँ से जल्दी इधर पहुँच जाएगा, सब जल्दी जल्दी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पीक क्या है, बहुत आपको जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी पीक मिल जाएगा।
तो उसका लिए उसके कारण आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी कम बढ़ जाएगा, ठीक है, बेस टाइम जो कम हो जाएगा। अगर बिग कैचमेंट है तो यहाँ वाला तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ वाला कब कंट्रीब्यूट करेगा, ये आपको लेट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो लेट में कंट्रीब्यूट किया, और जो ये लंबे टाइम तक आपका डिस्चार्ज देगा, क्योंकि इसको पहुंचने में टाइम लगेगा ना, तो ये लंबे टाइम तक डिस्चार्ज हो गया। तो आपका स्मॉल कैचमेंट आपका 1 हो जाएगा और बिग कैचमेंट आपका 2 में हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्मॉल कैचमेंट है उसमें ओवरलैंड फ्लो है बहुत ज़्यादा रहेगा, ओवरलैंड फ्लो ज़्यादा रहेगा, और जो बिग कैचमेंट है उसमें चैनल फ्लो ज़्यादा रहेगा। चैनल मतलब आपका जो भी ट्रिब्यूटरीज रहता है, तो वो सब में आपका डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओवरलैंड फ्लो, ठीक है। अब नोट, अगर आपका वेजिटेशन इज देयर इन स्मॉल कैचमेंट है और बिग कैचमेंट में आपका वेजिटेशन नहीं है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब आपका ओवरलैंड फ्लो में जो 1 था वो आपका 2 हो जाएगा, और बिग कैचमेंट में 2 था वो 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब स्मॉल कैच में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो और आपका बड़े कैचमेंट में वेजिटेशन ना हो। तो वेजिटेशन से क्या अंतर आया, हम आप इवोपोरेशन में पढ़े थे कि वेजिटेशन इंक्रीजेस, सॉरी हम ट्रांसपिरेशन में पढ़े थे या इन्फिल्ट्रेशन में, हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे वेजिटेशन के कारण इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, वेजिटेशन होगा तो वो पानी को बहने नहीं देगा, वो रोक लेगा, और रोक लेगा तो डिस्चार्ज आपका कम हो गया। तो स्मॉल कैचमेंट में अगर वेजिटेशन रहा तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा। अगर वेजिटेशन नहीं रहा तो वो क्या करेगा, वो पानी बह जाएगा, वो जल्दी बह जाएगा, जिसके कारण बिग कैचमेंट में आपका हायर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर वेजिटेशन का मेंशनिंग नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर बिग कैचमेंट में कम डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ही बोला गया कि बिग कैचमेंट वेजिटेशन नहीं है तो जल्दी बह जाएगा, जल्दी बह जाएगा तो पीक आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब शेप आपका फैन शेप्ड हो गया, फैन शेप मतलब सेमी सर्कुलर टाइप मान सकते हो, तो उसमें आपका जो डिस्चार्ज है वो हाई डिस्चार्ज रहेगा और पीक कम रहेगा। जो फर्न शेप्ड है उसमें आपका पीक कम हो जाएगा। अब ध्यान रखना दोनों में एरिया कांस्टेंट है, जो दोनों में है वो एरिया कांस्टेंट है, बस शेप चेंज हो रहा है। तो अगर फैन शेप्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सेंट्रॉइड से ले तो आपका डिस्चार्ज आपको जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सेंट्रॉइड से ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको पीक आपको लेट में मिलेगा, ठीक है। अब स्लोप है, स्टीप स्लोप, फ्लैट स्लोप, तो ऑब्वियसली स्टीप स्लोप में बहुत जल्दी बह जाएगा, जल्दी बह गया तो आपको पीक जल्दी मिल जाएगा। फ्लैट में आपको आराम आराम से बहेगा, आराम से बहेगा तो पीक कम मिलेगा, कम मिलेगा तो ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा आपको। अब होता है एक ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है, सपोज एक कैचमेंट हुआ, ठीक है, वहाँ पर हम स्ट्रीम्स लेते हैं, ये कुछ स्ट्रीम हुआ, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रीम है, लेकिन दूसरी तरफ जो कैचमेंट है उसमें बहुत हाई आपका स्ट्रीम्स है, ठीक है, हाई ट्रिब्यूटरीज है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये आपका ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है, यहाँ से पानी बहता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये हाई डेंसिटी वाला हो गया, ये हाई डेंसिटी वाला हो गया। ज़्यादा है तो पानी इसमें बहेगा, इसमें बहा तो जल्दी बहेगा, स्ट्रीम्स में हमेशा जल्दी बहता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका लैंड। तो इसमें जल्दी बह, चैनल में जल्दी बह रहा है, जल्दी बह रहा है तो आपको पीक जो है वो जल्दी मिल जाएगा। पीक जल्दी मिल रहा है तो आपको जो टाइम है वो आपको कम टाइम रहेगा। वहीं उल्टा अगर लो ड्रेनेज है तो आपको टाइम लगेगा बहने में, टाइम कम लग रहा है तो आपको, सॉरी, अगर आपको ये आपका लो ड्रेनेज डेंसिटी है तो आपको बहुत देरी से आपको पीक मिलेगा, देरी से पीक मिला तो ज़्यादा टाइम के लिए आपको डिस्चार्ज मिलेगा। तो ये आपका 2 वाला हो गया। फिर नेक्स्ट है स्टॉर्म फैक्टर्स। पहला है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हाई है, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा तेज़ी से बारिश होगा तो ज़्यादा तेज़ी से पानी बहेगा, ज़्यादा तेज़ी से पानी बहेगा तो ज़्यादा जल्दी आपको पीक मिल जाएगा, तो वो आपको कम ड्यूरेशन के मिलेगा। और जो लो इंटेंसिटी वाला कोई रेनफॉल रहेगा तो आपको वो धीरे बहेगा थोड़ा विथ रिस्पेक्ट टू हाई डेंसिटी, तो आपको पीक लेट मिलेगा। पीक लेट मिला तो ज़्यादा आपको टाइम के लिए मिलेगा डिस्चार्ज। ड्यूरेशन, अब हाई ड्यूरेशन है, हाई ड्यूरेशन में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको डिस्चार्ज मिलेगा। हाई ड्यूरेशन रहता है, हम आईडीएफ कर्व से भी देखे थे, आईडीएफ कर्व क्या रहता है, इंटेंसिटी आपका ड्यूरेशन, ज़्यादा ड्यूरेशन रहा तो इंटेंसिटी भी कम रह जाता है, तो उससे ऊपर वाले से भी रिलेट कर सकते हैं हम। फिर हो गया डायरेक्शन। अब रेन अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ रन ऑफ, अगर जिस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में रन ऑफ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में रेन होगा इसी डायरेक्शन में, तो ये और जल्दी पुश करेगा और जल्दी आपको रेनफॉल की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो और जल्दी आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो ये आपका 1 केस हो जाएगा। अब जो रेनफॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया,
तो आपको वो स्पीड थोड़ा कम कर देगा, तो स्पीड कम हुआ तो वो सेकंड केस में आ जाएगा। ये आपका सेकंड केस, ये आपका फर्स्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका है नेक्स्ट है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाइड्रोग्राफ में अगर सब टॉपिक पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये आपका है यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसको आप पूरा समझने की कोशिश करना, इसको बिल्कुल रट के मत जाना। जब तक आप समझ बिना समझे इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी अगर एग्ज़ाम्स हो रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट आना फिक्स रहता है, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोग्राफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन आपका हाइड्रोलॉजी बोलो या हाइड्रोग्राफ बोलो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ होता क्या है ये देखते हैं। सपोज आपका कैचमेंट हुआ, इसमें पानी गिरा, तो आपको हाइड्रोग्राफ मिलेगा, ठीक है। आपको स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ मिला, ठीक है। स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ या टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिला। टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, बेस फ्लो इंक्लूडेड रहता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में बनाएं तो इसमें बेस फ्लो नहीं रहता, तो इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो कर सकते हैं, बेस फ्लो की। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, बेस फ्लो, इसको बेस फ्लो माइनस कैसे करेंगे, हम ये पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसको माइनस करें कैसे करेंगे। अब इसके तीन मेथड्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एक तो मेथड है एक सिंपल, आप इसको लाइन को ज्वाइन कर दो तो ये बेस फ्लो अपने आप ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें पता है बेस फ्लो क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर में मिला रहता है ना। तो अब अगर हमें ग्राउंड वाटर का प्रोफाइल पता है, अगर हमें ग्राउंड वाटर का प्रोफाइल पता है तो हम डायरेक्टली इसको इससे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका ये है बेस फ्लो माइनस करने का। लेकिन हमें ग्राउंड वाटर का प्रोफाइल एकदम एक्यूरेटली पता नहीं रहता, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तीसरा जो मेथड है, फर्स्ट हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकेंड हो गया आपका ग्राउंड वाटर प्रोफाइल, उसका यूज़ करके माइनस करते हैं। इसको कुछ और नाम से बोलते हैं, वो आप सर्च कर लेना, मैं बस इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। थर्ड जो है उसमें क्या करते हैं, जो स्लोप है इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये कुछ यहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा कुछ स्लोप करके करते हैं। तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम जो स्ट्रेट लाइन है उसका यूज़ करेंगे। मतलब जो दोनों को हम इतना स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके माइनस कर देंगे। मतलब बेस फ्लो को हम क्या लेते हैं, बेस फ्लो को हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो बेस फ्लो को माइनस किए तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इसको माइनस किए तो ये आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया। ये आपका डिस्चार्ज हुआ, ये आपका टाइम हुआ, ठीक है। अब मैं इसका एरिया लूँ, इसका एरिया लूँ तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। वो क्या देता है, डिस्चार्ज है, उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसका यूनिट क्या है, सेकेंड में है, सेकेंड या आवर में, तो उसको चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो हमें मीटर क्यूब में मिलेगा। तो वो क्या हो जाता है मीटर क्यूब, वो हमारा वॉल्यूम रहता है, ठीक है। वॉल्यूम उस कैचमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उस कैचमेंट के रेस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम मिल गया। अब मैं इस वॉल्यूम को एरिया ऑफ कैचमेंट से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, आपको डेप्थ मिलेगा। तो वो डेप्थ क्या होता है, रन ऑफ होता है। तो इस तरीके से हमें रन ऑफ डेप्थ मिल गया। रन ऑफ की यूनिट हमेशा डेप्थ में रहती है, मीटर में, डिस्चार्ज की मीटर क्यूब पर सेकेंड में, दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। अब सपोज ये रन ऑफ डेप्थ है कुछ x सेंटीमीटर। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या बोलता है, सपोज एक कैचमेंट में कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, ये कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ। अब उस प्रेसिपिटेशन में, अब वो प्रेसिपिटेशन क्या हो रहा है, पूरे कैचमेंट में यूनिफॉर्मली हो रहा है, ठीक है। पूरे कैचमेंट में एक ही इंटेंसिटी से यूनिफॉर्मली हो रहा है। सपोज ये डी ड्यूरेशन का है, तो डी ड्यूरेशन के लिए पूरे कैचमेंट में यूनिफॉर्मली आपका रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी सपोज हम आई ले लेते हैं। अब एक ऐसा रेनफॉल लेते हैं जिससे हमें रन ऑफ का डेप्थ क्या मिले, रन ऑफ की डेप्थ हमें 1 यूनिट मिले, ठीक है, 1 यूनिट मिले।
अगर हमें ऐसा रन ऑफ मिले, 1 यूनिट का रन ऑफ मिले एक ऐसे आई इंटेंसिटी के प्रेसिपिटेशन से जो कि डी ड्यूरेशन के लिए हो रहा है और एंटायर वाटर शेड में हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में जो मैं हाइड्रोग्राफ बनाऊं, जो हाइड्रोग्राफ बनाऊं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो नहीं बोलेंगे, जो हाइड्रोग्राफ बनाऊं इसको हम बोलेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ था, इसमें कुछ x सेंटीमीटर का आपका रन ऑफ था। लेकिन अगर हमें 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ चाहिए, ठीक है, तो हमें ऐसे प्रेसिपिटेशंस लेना पड़ेगा जिससे 1 सेंटीमीटर का हमें रन ऑफ मिले उस कैचमेंट में, तो वो आपका हो गया यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ का डेफिनेशन हो गया। सपोज आपका ये d इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, 2r से इतना डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिला। अब जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है वो भी 2r के प्रेसिपिटेशन से बनाना है, ठीक है, 2 घंटे के प्रेसिपिटेशन से बनाना है, 2 घंटे का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, हमें इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, 2 घंटे का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, 2 घंटा 2 घंटा। तो इस ड्यूरेशन से सपोज आपको किसी ने बोला कि हमें 2r डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको 2r डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ तो पता है, 2r डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में जो भी रन ऑफ होगा, रन ऑफ कैसे निकालेंगे, इस प्रोसीजर से निकालेंगे। आप उसका एरिया ले लेंगे, एरिया आपको वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम बाय एरिया आपको रन ऑफ दे देगा, तो आपको रन ऑफ मिल जाएगा। तो ये कितना है, आर रन ऑफ से हमें ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिला, ये 1 यूनिट है। यूनिट हम नॉर्मली हम मीटर में कंसिडर करते हैं, वो सेंटीमीटर में कंसिडर करते हैं, कभी कभी मीटर भी रहता है, तो आपके ऊपर भी रहता है। सपोज हमें 1 सेंटीमीटर का रन ऑफ चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो जो भी हाइड्रोग्राफ मिला ये आपका हो गया यूनिट हाइड्रोग्राफ, 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये ध्यान रखना जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है या ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है वो सेम होना चाहिए, 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसको हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफ को और देख लेते हैं। हाइड्रोग्राफ को डिफाइन कैसे करेंगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस बाय अ स्टॉर्म, स्टॉर्म आपका प्रेसिपिटेशन हो गया, ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से मैं मतलब नहीं है, लेकिन जो भी ड्यूरेशन ले रहे हैं कांस्टेंट होना चाहिए, ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन रिजल्टिंग इन अ रन ऑफ डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह हम 1 यूनिट भी लेते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट उसको सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो वो मीटर भी रह सकता है, इंच भी रह सकता है, वो आपके ऊपर है। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस बाय अ स्टॉर्म, किसी रेनफॉल से प्रोड्यूस हुआ, सर्टेन ड्यूरेशन के रेनफॉल से प्रोड्यूस हुआ, इन प्रोड्यूसिंग अ रन ऑफ डेप्थ ऑफ 1 यूनिट। अब वो प्रोड्यूस क्या करना चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का रन ऑफ प्रोड्यूस करना चाहिए यूनिफॉर्मली ओवर अ एंटायर वाटर कैचमेंट। तो पूरे कैचमेंट में जो रन ऑफ होगा वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए यूनिफॉर्मली। तो उससे जो हमें हाइड्रोग्राफ मिलेगा उस हाइड्रोग्राफ को बोलेंगे हम यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। अब इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 2 अजम्पशंस, 2 अजम्पशन से बेस्ड है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ क्या आता है वो हम आगे देखेंगे कि इतना हम क्यों कर रहे हैं। ये आपका ये एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों हम यूज़ कर रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन 2 अजम्पशंस, टाइम इनवेरियंस और लिनियर रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इनवेरियंस मतलब सपोज 2 घंटे का रेनफॉल हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, या 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ लेते हैं, तो 2r जो यूनिट हाइड्रोग्राफ रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप दिन में बोलो दिन में भी यही बनेगा, अगर आप रात में बोलो तब भी आपका 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ सेम प्रोड्यूस होगा। तो जो सर्टेन ड्यूरेशन रहता है वो आपका सेम रहेगा। अगर आप टाइम चेंज कर रहे हो, 3 घंटे का ले रहे हो, 3 घंटे में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ ले रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप रात ले लो या गर्मी ले लो या ठंडी ले लो या साल का किसी भी टाइम ले लो, वो सेम ही रहेगा, अनलेस कैचमेंट कुछ में चेंज ना किया हो गया हो, उसका कहीं स्टोरेज फैसिलिटी ना बना दिया गया हो, या जो भी हम अभी देखे थे प्रॉपर्टीज कैचमेंट का, वो कुछ भी चेंज ना किया गया हो, चाहे साइज है या शेप है या स्लोप है। ठीक है, तो वो हमेशा सेम रहेगा। अब लीनियर रेस्पॉन्स क्या हुआ, सपोज ये 2r यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसमें हम सुपरपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन हम आगे यूज़ करेंगे, या तो हम जैसे डेराइव किए थे यूनिट हाइड्रोग्राफ, कैसे डेराइव किए थे, 2r डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ था,
इससे 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना था, तो डिवाइडेड बाय 2 किए थे ना, तो सुपरपोजिशन से यूज़ किए थे, ठीक है। अब वही सेम अगर 2R यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, उसमें हम सुपरपोजिशन का यूज़ करके हम आगे और भी चीज़ें डराइव कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम गिवन स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ। अब आपको स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ गिवन है। स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ आपका क्या हुआ, आपका ये हुआ, आपका जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो समझ जाना वो स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है या फ्लड हाइड्रोग्राफ है या टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। अब आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो पहला प्रोसीजर क्या करेंगे, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ क्या होता है आपका, उसमें सरफेस फ्लो रहता है, फिर आपका क्या रहता है, सरफेस फ्लो हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, और आपका बेस फ्लो हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट रन ऑफ में क्या होता है, सरफेस फ्लो तो हुआ, प्रॉम्प्ट फ्लो भी हुआ, लेकिन आपका बेस फ्लो नहीं रहेगा, ठीक है, इसमें बेस फ्लो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो इससे हम बेस फ्लो माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से हम माइनस। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, वो दिया रहेगा, ठीक है, तो हम ऐसा कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब जो रन ऑफ बना, माइनस करके हम रन ऑफ बनाएंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बन गया। अब ये तो मिल गया, अब इससे आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो अभी आपको बताया गया था डिवाइडेड बाय आर। अब आर कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, ये क्यू इंटू टी रहता है, क्यू इंटू टी क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम बाय कैचमेंट एरिया का कैचमेंट का एरिया लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रन ऑफ मिल जाएगा इन डेप्थ, ये आपका सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी रह सकता है। तो जो भी रहा उसको हम माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इससे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकालना है वो समझ में आ गया। अब देखते हैं टू फाइंड टी आर स्टॉर्म यूजिंग डी आर स्टॉर्म ड्यूरेशन। टी आर स्टॉर्म यूजिंग डी आर स्टॉर्म ड्यूरेशन मतलब क्या हुआ, आपको डी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ गिवन है, उससे टी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बनाना है। मतलब क्या हुआ इसका, ये सपोज 2 घंटे का रेन हो रहा है, इससे कुछ आपका स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, हमें ऐसा हाइड्रोग्राफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बनाना है जिसका जो प्रेसिपिटेशन है वो सपोज 3 घंटे का हो रहा है ना, ये 2 आवर्स है, ये 3 घंटे का है, तो हमें अब ये बनाना है। तो इस केस में हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ काम आता है, इस केस में यूनिट हाइड्रोग्राफ काम आता है। कैसे काम आता है, सपोज हमें कोई भी ड्यूरेशन का स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ गिवन है, तो हमने देखा स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाल लेंगे, डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से डी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाले, कैसे निकालेंगे, बेस फ्लो को माइनस कर दिए। अब डी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालेंगे। मैं जो डी आर बोल रहा हूँ, डी आर वो डी ये है, अब डी इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हाइड्रोग्राफ है ये डी हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, ये लंबे तक जाएगा, ठीक है। तो जो भी डी है वो कितने घंटे का प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये डिनोट कर रहा है। ये 2 घंटे के प्रेसिपिटेशन से स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ जो मिला, 2 घंटे के प्रेसिपिटेशन से जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिला, और जो 2 घंटे के प्रेसिपिटेशन से यूनिट हाइड्रोग्राफ मिला। अगर हमें ये मिल गया तो हम कोई भी ड्यूरेशन का स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हुआ हो कि नहीं हुआ हो। मतलब अगर 2 घंटे के रेनफॉल से हम नोटिस कर लिए, 2 घंटे के रेनफॉल से हमें स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ मिल गया, अब सपोज हमें मेजर करना है कि 3 घंटे के रेनफॉल से स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ कैसे होगा, तो ये तो हम मेजर कर लिए, सपोज आज के दिन 2 घंटे का रेनफॉल हुआ तो वो हम मेजर कर लिए, लेकिन 3 घंटे का रेनफॉल हुआ ही नहीं हो, लेकिन हमें निकालना है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो यूनिट हाइड्रोग्राफ के से हम यूज़ करके डिराइव करेंगे। तो इससे माइनस किए, डी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया, डिवाइड बाय आर करेंगे तो आपको डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिला। अब क्या करना है, डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है। तो सपोज ये एक प्रोसीजर है, सपोज ये आपको मिल गया है, ये कैसे मिला ये हम देखेंगे। टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया, अब टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, इनटू आर से करेंगे। सब ये ध्यान रखना, ये आर और ये आर डिफरेंट रहेगा, ठीक है, ये आपको दिया रहेगा, तो ये इनटू कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से डिवाइड करेंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ, यहाँ से यूनिट हाइड्रोग्राफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया। अब जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उससे स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से निकालने के लिए प्लस बी कर देंगे। तो बेस फ्लो तो आपका ग्राउंड वाटर रहता है, वो तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, तो ये आपका सेम है। तो आपका ये डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ
डी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से टी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ आपका मिल गया। अब इसमें एक कंडीशन है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म रेन के लिए वैलिड था, ठीक है। यूनिफॉर्म रेन क्या होता है, सपोज ये डी आर का रेनफॉल हो रहा है तो पूरे डी आर में आपका इंटेंसिटी कांस्टेंट है, पूरा इंटेंसिटी कांस्टेंट है और वो पूरे कैचमेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज मैं बोलूँ कि एक दो रेनफॉल हो रहा है, पहले 2 घंटे पहले डी आर में, पहले ये सॉरी इसको हटा देता हूँ मैं, पहले 2 घंटे आई वन इंटेंसिटी से रेन हुआ, दूसरे 2 आवर में दूसरे मतलब स्टार्ट 2 से करेगा एंड 4 से करेगा तो वो आई 2 से करा। तो ये हर 2-2 घंटे में आपका, ज़रूरी नहीं है 2-2 घंटा हो, पहले 2 घंटा में अलग, फिर तीसरे घंटे में अलग, फिर चौथे घंटे में ऐसे भी हो सकता है, ड्यूरेशन चेंज भी हो सकता है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, वो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, ठीक है। अब इससे बनाना हो, मतलब डी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से टी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बनाना है, लेकिन आपका वो जो रेनफॉल हो रहा है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल है, ठीक है। तो जो ये वाला जो रेनफॉल है ना, ये आपका यूनिफॉर्म रहेगा, ये आपका सॉरी ये जो है ये आपका यूनिफॉर्म रहेगा। तो सपोज आपने डी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ देखा, उसमें बेस फ्लो माइनस कर दिया तो आपको डी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया, उसमें डिवाइड बाय आर करेंगे तो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा, तो ये यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल गया। ये ध्यान रखना यूनिफॉर्म रेन के लिए ही यूनिट हाइड्रोग्राफ एप्लीकेबल रहता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म रेन है तो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं मिलेगा उसका। तो अब सपोज नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल हुआ, पहले 2 घंटे के लिए अलग रेनफॉल हुआ, दूसरे 2 घंटे के लिए अलग रेनफॉल हुआ, तीसरे के लिए अलग हुआ, तो इसको मिक्स करके हम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में लेंगे, ठीक है। तो वो टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इसको बनाएंगे। तो ये हम बाद में देखेंगे ये कैसे मिला। एक हमें ये देखना है, ये डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे मिला इन केस ऑफ यूनिफॉर्म रेन, और दूसरा डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे मिला इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेन। ये यूनिफॉर्म रेन हुआ, ठीक है। अब ये टी आर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल गया, अब इससे टी आर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, बस बेस फ्लो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये ध्यान रखना, वैसे तो मैंने बता दिया था SGSHG मतलब स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ है, DRH मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। मैं यूनिट हाइड्रोग्राफ को कभी कभी UH भी लिख रहा हूँ या तो UHG भी लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हमें ये दोनों देखना है, इसके पहले एक चीज़ शायद मैं भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है ये आपका जो पीक है, पीक और जो ई है मतलब एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है n, इसको रिलेशन है n इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है n इज इक्वल टू 0.83 टाइम्स a टू द पावर 0.2। तो n इन डेज है, ये इन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका यूज़ किसी चीज़ में नहीं आएगा, लेकिन कभी 1 मार्क्स में ऐसा कुछ रिलेशन पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना। जितना बड़ा कैचमेंट होगा उतना देरी से आपका ये ई आएगा, मतलब एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। ये देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ यूजिंग डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो हम ये देख रहे हैं टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ किससे, डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ से। ये हम देखते हैं, ऑब्वियसली दोनों ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म रेन होगा, यूनिफॉर्म रेन में ही यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और समेशन कव, या तो एस कव, दो मेथड से कर सकते हैं। अब पहला मेथड कब वैलिड है, पहला मेथड वैलिड है व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी, डी मतलब जो आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो वो ड्यूरेशन जो गिवन आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है उससे बड़ा हो। ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टी और डी है वो ये मत समझना कि जो ये हाइड्रोग्राफ है वो ये है, ये ना ही टी है ना ही डी है, ये दोनों नहीं है। डी और टी क्या है, ये है। सपोज ये डी है तो ये ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ये दिया है, ये सपोज यूनिट हाइड्रोग्राफ है, सो इससे टी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ हमें निकालना है। सो टी शुड बी ग्रेटर देन डी, टी शुड बी ग्रेटर देन डी एंड टी शुड बी मल्टीपल्स ऑफ डी, तभी हम ये मेथड ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ कर पाएंगे। और मल्टीपल्स क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, तभी हम सुपरपोजिशन यूज़ कर पाएंगे।
दूसरा है समेशन कर्व, समेशन कर्व एस का, वो कभी यूज़ कर सकते हैं चाहे टी बड़ा हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, टी छोटा हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, टी अगर मल्टीपल्स ऑफ डी है तब भी यूज़ कर सकते हैं, और टी अगर फ्रैक्शंस ऑफ डी है आपके, तो ये दोनों का आपका कंडीशन हो गया।